ठीक है, बात ये न्याय व्यवस्था के सामने चुनौतियां क्या है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, 1.5 किलोमीटर भी होगा मुश्किल से, पर नाला रोड इतना दूर होगा 1.5 किलोमीटर। इसके राइट साइड में आप, मुझे पता नहीं कौन सी गली है कौन सी, क्योंकि हम अपना जब मुकदमा करते हैं ना उसका प्लाट उस जगह को कम ही देखते हैं, हमें सिर्फ कागज देखते हैं। पहले मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। जो जज है ना, जज या कानून है, कानून बोल देते हैं, मैं पंजाबी में कानून ही बोलूंगा, आठ मात्रा छोड़ देता हूँ। जो लॉ है, जो कानून है, उसकी कुछ ना सीमाएं होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो वो पैदा की जाती है। तो ये थोड़ा सा संदर्भ से हटके बात लग सकती है आपको। हमारे जो वकील साथी बैठे हैं उन्हें पता है कि यदि आपने एक डॉक्यूमेंट शो कर दिया, एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया किसी चीज का, तो आप अपनी ना ऑरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि नहीं ये डॉक्यूमेंट गलत लिखा और असली बात हमारी ये हुई है। ऐसा सेक्शन 91, 92 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा है। तो एक संगरूर या इधर हमारे मालवा के एक जज साहब थे, उनकी पोस्टिंग मारवाड़ की तरफ कहीं जैसलमेर की तरफ होगी। ये 40, 50, 60, 70 साल पुरानी बात होगी, 60s की बात। जब अब पोस्टिंग हो गई तो 5-7 महीने हो गए, छुट्टी छुट्टी मिलती नहीं, वैसे भी आना जाना इस तरह के संसाधन तो थे नहीं। 6-8 महीने हो गए तो एक चिट्ठी आ गई उनके पास। उस चिट्ठी में ना उन्होंने चिट्ठी ऐसे ही उन्होंने कोर्ट में आगे पकड़ा दी कि आपकी चिट्ठी आई। डाकिये ने चिट्ठी देखी तो उसने लिखा था, उसकी बात घरवाली ने चिट्ठी लिखी थी, मैं तो विधवा हो गई। तो अब वो आफ्टर ऑल चाहे जज जो कोई भी होता तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो एकदम रोने से लग गया कि मेरी घरवाली विधवा। अब वो वकील को और क्या चाहिए, जज थोड़ा सा, जज को थोड़ी सी तकलीफ हो, बस करती हो गया, भाग थोड़ी देर में केस करने हैं, कोई रिलीफ मिल जाएगा। वकील का तो काम हमारे जज मिल जाए कहीं से, किसी की तरह मिल जाए। और क्या ऐसा क्या हुआ, उन्हें ऐसे चिट्ठी दिखा दी, मेरी तरह इमोशनल ज्यादा होगा, बोलना चाहती था, चिट्ठी दिखा दी। और चिट्ठी देखी उसने, किसी ने कहा सर आपकी पहले शादी हुई थी? नहीं तो ये जो आपकी वाइफ है इसकी पहली शादी हुई थी, शायद उसके साथ करवा, मतलब वकील को अपने आर्गुमेंट ढूंढता है, शायद वो पहली बार घर वाला कहता नहीं इसकी आपसे पहली ही शादी है। हाँ जी, तो आप इसके पति हो? हाँ जी। आप जिंदा हो? कहता हाँ। कहता फिर ये विधवा कैसे हो सकती? कहने लगा कानून में लिखा है डॉक्यूमेंट सामने हो तो मैं ऑरल स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? सब एक तो हमारे कानून ऐसे हैं जिस आपको पता है मैं रोना जिससे नहीं जानता, मैं हंसाना। एनीवे, यहाँ से थोड़ा पीछे 1.5 किलोमीटर दूर की बात है। एक कंडक्टर थे, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि कुछ लोग एक्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग बेईमानी करने वाले हो सकते हैं, कुछ भी नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है कहानी जोर से विश्व मारनी उसने। 80s में कितने कंडक्टर होते थे, 5, 7, 10, 15 कितनी बसें चलती थी, हमें पता। पूरे दिन गरीबाड़ा से सिरसा आने के लिए 2 बस होती थी, एक होती सुबह आई, एक शाम को चली। वो पीछे से बरी आती थी, हमें चक्कर हमें कुछ चढ़ाता ही नहीं था, या 700 रुपए लगते। तो उस जमाने की बात है सर, उसने पता नहीं कैसे पैसे पूसे बचाए। शहर के बीच में उसका एक छोटा सा घर था, 6-8 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, 8 हम थे, मुझे पता था हमारे से लोग कम थे। तो उसने कुछ सपने लिए कि मैं ना यहाँ खड़े होते थे, आप सब जानते हैं 50 साल 40 साल पहले क्या पोजीशन थी बरनाला रोड की, वहां पे उसने 200 गज का प्लाट ले लिया। प्लाट लेके एक सपना बना कि अब ना वो जो शहर की गली, तंग गली में मैं छोटे से घर में 50 गज या 20 गज के घर में रहती हूँ, इन 6 बच्चों के लिए मैं यहाँ आ जाऊंगी। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसके पैसे वैसे उतार दूं। और उसने एक 4 दीवारी कर ली, और 4 दीवारी करके उसमें एक नलका लगा दिया। हैंड पंप लग जाते थे, आपको पता, पानी जब इतने नीचे नहीं गए थे। और वो थोड़ा बहुत उसने धनिया हरी मिर्च लगा। 4-6 महीने निकल गए। एक दिन वो आई, दरवाजा अंदर से बंद था, उस प्लाट की 4 दीवारी। क्या हुआ, अंदर से आदमी निकला, हुआ मैं मालिक हूँ, मार थाने गई मेरे घर में, कल मैं आई हूँ, रात पानी देके गई हूँ इसको मैं धनिये को। उसने कहा हाँ जी बताओ। थाने वाले ने बताया, कहते कि रजिस्ट्री है, इसी ने करवाई है, 3 महीने हो गए रजिस्ट्री करवाई मेरे नाम से, उसके नाम से रजिस्ट्री करवाई हुई थी। और ये फोटो तो लगती नहीं थी उस जमाने में। And she was ousted from the house which she owned, और उसी हाउस को क्या वो प्लॉट था, उसको बाहर निकाल दिया गया।
ये 1980 के आसपास 85, 83, 83, 80, 82 की बात निकाल दिया गया। उसने एक मुकदमा दर्ज कराया, FIR दर्ज कराने की दरखास्त दी, उस पर रिपोर्ट आ गई कि ये सिविल डिस्प्यूट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैटर एंड्स, फौजदारी मुकदमा बंद। एक उसने सिविल सूट डाल दी। सिविल सूट को फैसला होने में 3 या 3.5 साल लगे। उस जमाने में इतना भारी रेट नहीं था, 6,000 रुपए में दूसरी पार्टी ने वो मुकदमा जीत लिया। जिस ग्राउंड पे मुकदमा जीता वो ये था कि ये बिल्कुल सही प्रूव हो चुका है कि इसने इस आदमी के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई है, किसी और ने रजिस्ट्री कराई है, ये प्रूव हो गया। लेकिन ये प्रूव करने में नाकामयाब रही है कि ये इस जमीन की मालिक थी। और एक भले आदमी, जो आदमी ये कह रहा है कि मैंने इससे मालिकी ली है, उसके सामने मुझे मालिकी प्रूव थोड़ा करनी है। लेकिन 6,500 ही लगे थे, कहता उसके मुझे, हमें कभी थोड़ा इंटरनल कई बार पता लग जाता चीजों का, तो वो अपने सपनों को लेके डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट जज एक बहुत बड़ा आदमी, डिस्ट्रिक्ट जज ने उठा के उसके हाथ में कर दिया, केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में उस दौरान एक ऐसे होता है, देखो एक कोर्ट आपके हक में, एक खिलाफ में, वी विल हियर इट and you can't hear it for next 35 years, but we will hear it, so we will hear it, so this is admitted, the dispossession is stayed, मतलब जो आदमी कब्जे में, वो कब्जे में रहेगा। और वो 8-7 साल की लड़ाई के बाद वो औरत वहां पे अपना एक कागज का टुकड़ा ही आपका केस हाई कोर्ट सुनेगी, ये लेके आ 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कहीं मुझे मिलते हैं, सर हमारे केस का फैसला नहीं होता, 12 साल से वो बाहर बैठी है, जब मुझे मिली है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नया वकील बना था, 2-3 साल की वकालत थी, 87 की थी, वो 92-93 में मेरे पास आई, मैं अभी करवाता हूँ, जोश बहुत होता है ना। मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, यस मिस्टर गुरबीर पाल सिंह, मैंने कहा कि केस इस तरह 1987 का केस, डू यू नो वी हैव RSA, RSA मींस जो नीचे 2 फैसले हो चुके हैं, रेगुलर सेकंड अपील जो हाई कोर्ट में पेंडिंग, वी हैव RSA ऑफ मोर देन 20 years back, 74 की RSA है, और we have decided कि 1978 तक की अभी सुनेंगे। अब मेरी तो 87 की थी। मैंने कहा कि बहुत अर्जेंसी है। आप क्या समझते हो जो 1980 में आए थे उनको अर्जेंसी नहीं है? कितनी आर्गुमेंटेटिव, कितनी लॉजिकल बात है। ओके, वी विल हियर व्हेनेवर द टर्न्स कम, टर्न्स आती इतने में, जब तक मैंने फिर 2 साल 6 महीने बाद, जोश बहुत था मेरे साल को, मैंने फिर एप्लीकेशन लगा दी। एक बड़ा जज था, उसने अलाउ कर दी, मेरे कहा दिस विल बी हर्ड विद इन 6 मंथ। मैंने कहा आंटी जी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, 6 महीने में होगा, ये मुकदमा जीतूंगा मैं। कहती ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी भगवान का शुक्र है। चलिए 6 महीने बाद जैसे मैंने वो केस को किया, मुकदमा डाला, वो एप्लीकेशन लगाई कि आज मेरा केस सुना जाना है। वो जो जज साहब, जो उसके वकील थे, वो हाई कोर्ट के जज बन गए थे, वो जो वकील थे उसके, वो हाई कोर्ट के जज बन गए थे। कहने लगे देयर इज नो काउंसिल रिप्रेजेंटिंग दिस पार्टी, इस पार्टी को तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है। नोटिस भी इशू टू द पार्टी। अब जिस आदमी ने वो खरीदा था वो ये थे, इन्होंने आगे इनको बेच दिया और इन्होंने आगे बेच दिया, वहां तो तीसरा आदमी बैठा था, उनका क्या इंटरेस्ट है। फाइनली जी हमें 6 महीने दोबारा लगे ढूंढने डांटने में, जो भी पब्लिकेशन कराई उसके और 1000-1500 उस जमाने में आज के 40,000 के बराबर थे, लग गए। फाइनली जी वो केस जो है ना, इतने में जी वो केस उस पे आया। जैसे ही उस पे आया, एक दिन उसको केस को सुना, वो कहने लगा जी हमने अभी दूसरा वकील करना है। उन्होंने जी दूसरा वकील कर लिया। दूसरे वकील ने आगे कहा जी इतने में 3-4 साल जा रही है, कितने काम। उन्होंने कहा जी, मुझे कहने लगे कि ही हैज नॉट कम। दोनों वकील वैसे सरसा के दोनों हाई कोर्ट के जज हैं, ऐसे नहीं मतलब वकील का कोई कसूर या मैं उससे लिहाज से कह रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमने नया वकील कर लिया, और नया वकील का नाम इतने में हाई कोर्ट जज के लिए चला गया, इसलिए उसे ये था कि छोड़ो पर क्या करना है केस। वो 4-6 तारीख तो इसी बात की मिल गई। फाइनली मैं मतलब स्टोरी को लंबा नहीं करता, फाइनली आफ्टर 26 years that case came on the board of the judge। जब आया तो वहां पे 5वां आदमी बैठा हुआ था उस प्लॉट में, उसने अपना घर बना लिया था 5वें आदमी ने, उसको पता नहीं था कि ये मुकदमा चला है। वो इकट्ठे होके वो उनके घर चले गए। अब माता जी अपने सारे सपने लपेट के इस संसार से, और वो बच्चों ने क्या किया, अब 6 भाई बहन, मैंने कहा 6 इकट्ठे हो गया तो हम तो नहीं लड़ते, 1-2 कहने लगे। उस समय वो दे रहे थे ना। फाइनली ये सेटल हुआ कि आज के दिन ये 12 लाख की प्रॉपर्टी है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हमने यहाँ मकान बना लिया है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसके साथ भी धोखा हुआ है,
इसलिए भी देखो आपके साथ हुआ है, हम आपस में कोई बैठ के समझौता कर लेते, आप ऐसे करो 4-5 लाख हमारे से और दे दो, हमें माफ करो, और ये न्याय। 1960 के आसपास की बात है सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, समय नहीं था मेरे पास, और फिर कई बार आपको चीज पढ़ती हो और फिर आपको दोबारा मिलती नहीं। शायद मैंने एमसी सीतलवाड़ जी जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हुए, उनकी किसी बुक में पढ़ा था कि 1958 या 62, इस 60s के राउंड की बात है, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि चीफ जस्टिस एमसी महाजन रिटायर हुए थे उन दिनों, मेहरचंद महाजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दिल्ली में एक सेमिनार होता, उस सेमिनार का जिक्र किया था उन्होंने। I distinctly remember those two lines जो उन्होंने कही, there are two pressing problems before the Indian judiciary today, one is pendency of cases and second is corruption in judiciary, and we are 60 years thereafter, आज हमें 60 साल और हो चुके हैं। Can anyone say that those two problems have disappeared? No sir, those have multiplied। मैं आपको अपने 36 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने पिछले 15 दिन में 2 केस किए हैं जो मैंने 1992 में फाइल करे। आप सोच सकते हो मैंने किए हैं, मैं एग्जांपल दे सकता, नाम दे सकता हूँ। यहाँ मेरे एक मित्र बैठे हैं, कहते हैं मैंने उनका केस के बारे में जिक्र करना, क्या नाम था, गौतम जी के बारे में, मैंने इनका दिल नहीं तोड़ा, मैंने कहा अंदर बता दे, तोड़ूंगा कटा जाएगा। केस डिसमिस हो चुका है और पिछले ही हफ्ते डिसमिस हुआ। केस क्या था जी, लीव इनकैशमेंट था और ट्रैवलिंग कंसेशन प्लान छोटा था। जज मेरे से कह रहा 25 साल हो गए यार, द मैन इज नो मोर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 600 और 700 और 1000 रुपए, लीव इट। एंड उसने एक ऑर्डर लिखाया, बड़ा इनॉक्यूअस था, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि जज ने गलत किया या हमने गलत किया, हाउ जस्ट डिले इन इटसेल्फ डिफीट द जस्टिस। उसने क्या किया, उसने कहा 6-7 हजार रुपए का झगड़ा है, इतनी बड़ी जजमेंट लिखूंगा, मुझे कोई और इतने केसेस है कर लें तो गुरिंदर पाल सिंह आपकी कुछ और करना, ऐसे करता हूं मैं, आई डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रीकंसीडर इट केस। उसने अपनी जान छुड़ाई, रीकंसीडर में उन्होंने क्या करना, फिर एक लाइन लगते हैं यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस, मतलब कुछ भी। और मैं ये कह रहा हूं कि 60 साल पहले जो समस्या थी वो आज भी खड़ी, लेकिन और देखो यदि ये प्रॉब्लम ऐसे ही खड़ी रही तो आप चैलेंज को ना, हम टेक्स्ट को, यदि आप मुझे कहोगे ना कि इंडियन जुडिशरी के सामने क्या चैलेंज है, तो हमें एक ऐसे आता है 100 नंबर कैसे आता है जुडिशरी, 50-60 नंबर का हम लिखा देते हैं, जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है इंडिया में, इंग्लैंड में देखो सबसे ज्यादा, रशिया में जज पॉपुलेशन रेशियो, कभी जाके गूगल खोल के देखना, ज्यादा रिसर्च करना, अकेले गूगल से बंद करना एनीवे। तो अब ना जो मैं बात कह रहा था कि ये जो करप्शन इन जुडिशरी है, इसके बारे में चलो पिछले लेवल की बात मैं बाद में करता। अभी प्रशांत भूषण जी ने के खिलाफ एक कंटेम्प्ट का केस चला था थोड़ी दिन पहले, उसमें एफिडेविट दिया था शांति भूषण जी ने, मिस्टर शांति भूषण, मुझे मिस्टर और श्री लगाने की आदत नहीं, सॉरी, मारवाड़ में होता तो मुझे गालियां पड़ती थी, आप बोल कैसे रहे तो, लेकिन मतलब मिस्टर शांति भूषण जी ने हमें मतलब सम्मान के तौर पे वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, श्री शांत वगैरह, मेरे सम्मान आप उसमें शिपावत मान लेना जब मैं बोल रहा हूँ नाम। तो शांति भूषण जी ने जो बहुत सीनियर लॉयर है, उन्होंने एफिडेविट दिया कि कितने थे, 16 चीफ जस्टिस जो लास्ट रहे उनमें 8 करप्ट थे, 6 ऑनेस्ट थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे करप्ट थे, और 2 के बारे में मैं अपनी राय नहीं प्रकट कर सकता, मेरे पास कहने के लिए उनकी ईमानदारी और बेईमानी के बारे में मुझे टिप्पणी करने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है। जो आदमी ये बात कह रहा है इसका मतलब क्या है कि वो 8 के बारे में उसके पास मटेरियल है और 6 के बारे में उसके पास मटेरियल है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि जुडिशरी करप्ट है तो क्या हो सकता है। हमने सिर्फ ये है कि यदि चैलेंज क्या है आपके लिए जुडिशरी के सामने, उसके बारे में टेक्स्ट बुक बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 5 लाइनों में 10 लाइनों में आधे घंटे में 20 लाइनों में बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि ये बात है। लेकिन प्रॉब्लम उस टेक्स्ट बुक एनालिसिस से बाहर की है क्वेश्चन, जिनका जिक्र हमें करने की आवश्यकता होती बार बार और किया जाता है। हम ना, मैं कई बार ये देता हूँ, मैं मेरे जैसे लोग ना जो बहुत शुरू में आके ना लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ गए, हम ना लाइसेंसी लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने पिछले 5-7 साल में, मेरी बात का बुरा मत मानना किसी को लगे, लेकिन मैंने पिछले 5 मतलब हमारे जुम्मे तो हमने लिया भी हुआ है लेकिन लगा भी हुआ है सामाजिक तौर पे कि आपके जुम्मे तो काम ही किया आपने करना है। लेकिन यदि इस डेमोक्रेसी को किसी ने बचाने के लिए पिछले 10 साल में स्ट्रगल किया तो वो मोस्ट ऑफ देम वर लिबरल डेमोक्रेट, those were not less sensitive and they have suffered also,
और उन्होंने सफर किया, पर वो सफरेंस ही उनका जीवन, वो उन्होंने जो आज बर्दाश्त जो कर रहे हैं ना, मुझे मेरे बहुत से लेफ्टिस्ट मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरे मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उनके बीच में पला बड़ा हुआ हूं, मैं भी उन्हें एक हूं। मुझे उनकी आवाज में उतनी ताकत नहीं लगती जब मैं दुष्यंत दवे को सुनता, या जब आप दुष्यंत दवे को सुनेंगे या प्रशांत भूषण को सुनेंगे, उनके पास लाइसेंस नहीं है प्रोग्रेसिव होने का, और बिना, और ये आपके सामने बैठी है, मैं उनके बारे में इससे ऊपर टिप्पणी कर नहीं सकता, मैं बहुत इमोशनल हूं ऐसे व्यक्तियों के बारे में। तो आप देखो इस देश को बचाने का प्रयत्न कौन कर रहे हैं, और जिम्मेवारी किसकी लगाई थी? बी आर अम्बेडकर ने या भारत के संविधान ने जिम्मेदारी किसकी लगाई थी? रंजन गोगोई जी की, कि आपने इस देश को बचाना है। और रंजन गोगोई जी क्या कर रहे हैं? रंजन गोगोई जी एक राज्यसभा की सीट लेके वहां पे विराजमान है, जहां कभी कभी अटेंड करने जाते हैं सेशन में। कैसे बने, क्या बने, आप सभी जानते हैं, हो सकता है मैं भी जिक्र कर दूं प्रोटेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो आप ये देखो कि इस देश के सामने चुनौतियां क्या है, इस देश के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती ये, इस देश को बचाने की जिम्मेवारी, इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के मजलूमों को, इस देश की माइनॉरिटीज को, इस देश के लास्ट व्यक्ति को बचाने की जिम्मेवारी पीढ़ी लोगों ने, जब आपने कहा था वी रिजॉल्व, हम इंडिया के लोग, हम आज इस संविधान को कर रहे हैं, तो उस समय हमने जो जिम्मेवारी ली थी ना, वो जिम्मेवारी जिन लोगों ने ली थी वो आपकी नदारत है, और जो सामाजिक और वैचारिक तौर पे जिनकी जिम्मेवारियां थी, उनसे भी बेहतर रोल अदा करने वाले लोग कुछ और पैदा हुए, और उनमें ये लोग थे, और ये सामने आके खड़े, जिनके ये वो लोग हैं जिन्होंने जो जिम्मेदारी अपने उठा, इनके पास लाइसेंस नहीं था कि हमें ये पुकारा जाए क्योंकि हम देश के मजदूर और गरीब की आवाज है। चलो वो मैं और चली जाएंगी बात। छत्रपति जी के बारे में बहुत शायद ही किसी को पता, अंशुल को भी नहीं पता। इतने करीबी दोस्त थे मेरे पास आए, ये 1-2 साल पहले की बात है, चले जाते हैं। मेरे कहते गुरिंदर की याद, या उससे भी शायद ज्यादा टाइम हो, मुझे टाइम का, वो गुरिंदर याद कितने पैसे तेरे पास? मैं कहने लगा 2 लाख रुपए। मैं कहता भगवानपुर ही शायद उसके का नाम, तू यूपी में भगवानपुर में जमीन देख रहा हूँ यार, तू आपा कटी लेते हैं। मैंने मेरा और आपका क्या साथ, आप एक भूमि करने वाले, खेती करने वाले जाति वाले आदमी, मैं मजदूर का बेटा, मैं हाईकोर्ट में लगा सकता हूँ। कहता विचारों की यार, एक आदमी ऐसा होना चाहिए साथ में, जब हम बैठे, रिश्तेदार नातेदार भाई बहन बहुत है, हम सारे हैं, हमारा परिवार होगा वहां पे, पर 1-2 ऐसे मित्र होने चाहिए ना जिनसे आप इकट्ठे मिलकर गाली गुली निकाल सको, मुझे शब्द याद है, इकट्ठे गुस्सा कर सको जिसपे। तो ऐसे लोग इनके पास लाइसेंस नहीं था कि इनको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव, ऐसे लोग वाकई इनको आप सलाम नहीं करेंगे तो आप सलाम किसको करेंगे? फिर तो आप वहीं मत्था टेकेंगे ना, जिस गोलक का पता नहीं उसका पैसा कहाँ चला जाएगा, और वहां मत्था टेकेंगे ना, जहाँ का यहाँ आपको तो मत्था टेकना ही टेकना है, तो जगह यहाँ टेक लीजिए ना, दिमाग में कुछ अच्छी सी, मतलब कुछ आगे बढ़ने की कुछ अच्छी सी बातें हो जाए। एनीहाउ 12 जनवरी 2018 हम बोलेंगे ना, या मेरी बहन बोलेगी छोटी, तो लोग कहेंगे कि उनका काम ही बोलना, कह देंगे तो ये तो लेफ्टिस्ट हैं, इनको तो आदत है, माइनॉरिटी है, इन्होंने गालियां निकालनी है, सरकार को निकालनी है, सत्ता को निकालनी है, एस्टैब्लिशमेंट के एंटी। रंजन गोगोई जी को तो किसी ने नहीं कहा था कि 12 जनवरी 2018 को जस्टिस चेलामेश्वर, कुरियन जोसेफ और चौथे मदन बी लोकुर उनके साथ खड़े होके वहां बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यदि आज इस देश की जनरेशन नहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे, तो आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी। तो इसलिए जब मैं यहाँ खड़े होकर भाषण देके ऊंची आवाज में बोलता हूँ तो इतना एतबार भी नहीं करना। ये रंजन गोगोई जी 12 जनवरी 1918 को बोले थे, 2018 को बोले थे अभी, और 3 जजों के साथ। और तारीख नोट करना जरा, पेन पेंसिल से नहीं, यहाँ पे 9 नवंबर को फैसला आता है, 17 नवंबर को वो रिटायर होता है। तड़प रहे हैं राज्यसभा की सीट कब आएगी, वो मार्च में आई थी। वो लोग एक जज थे, दूसरे अब्दुल नजीर कब रिटायर हुए? 4 जनवरी 2023। कब ओथ ली थी गवर्नर की? 12 फरवरी।
जब मैं ये बात कह रहा हूं कि चैलेंज बिफोर इंडियन जुडिशरी इज नॉट ओनली दिस दैट यू डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंज बिफोर 2000 चैलेंजेस, आई डू नॉट से ये चैलेंज नहीं है। क्या ये चैलेंज नहीं है कि जज पॉपुलेशन रेशियो इतनी कम है इंडिया? हमारे यहाँ 185 पोस्ट सैंक्शन, जिसको 102 करने का कई दिनों से चल रहा है, 57 पोस्ट भरी गई, अभी बाकी खाली पड़ी। मतलब सिस्टम इतने डिफॉल्टी बनाए हुए हैं आपने कि एक तो कॉम्पिटेंट एफिशिएंट आदमी उसमें पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं बहुत ज्यादा क्लोजली उससे रहा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिक भी नहीं हूं, क्योंकि जो सिस्टम आज के दिन बनाया गया है उससे बेहतर सिस्टम इस समय मौजूद नहीं है। दूसरी जितने भी प्रयास किए गए वो सारे, लेकिन चैलेंज बिफोर इंडियन जुडिशरी क्या है कि जो जिनके जिनमें ये काम लगाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आने वाली जनरेशन हमें क्वेश्चन भी हम आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की नेतृत्व में आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो सेंसिटिव केसेस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। जो आज के दिन ये बोल रहे हैं, 6 महीने बाद वो सुशोभित हो रहे हैं गवर्नर की कुर्सियों पर या राज्यसभा की सीट्स पर नॉमिनेट हो गए। ये नहीं मैं कहता कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को गवर्नर ना बनाया जाए, मैं इस विचार का भी नहीं, ना ही मैं ये कहता हूं, लेकिन वो बनाया क्यों जा रहा है, इस बात से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूं कि देयर शुड बी है जिसे बोलते हैं ना ब्रीदिंग पीरियड, कि पोस्ट रिटायरल अपॉइंटमेंट एक जज के बीच में तय होना चाहिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास असेट्स हैं। When you are creating a person who has worked there for 40-50 years for the judiciary, those are the assets of the nation. Those must be utilized. We have seen earlier also, but not because they are serving you. They should be made because they have served the nation. They have served the humankind. They have served the constitution. उस समय बनाओ, लेकिन मेरी अच्छा चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे सुनना है मैडम जी को। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम ना कितने इग्नोरेंट होते हैं इन चीजों के बारे में। ये इसका ऐसे रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, थोड़ा सा 2007 की शायद बात है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ में किसने अपॉइंट किया था इसके आर चौधरी को। बहुत सारे आप लोग थोड़ा पढ़ना पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने एडवोकेट मित्र हैं खास करके, या जो भी जागरूक नागरिक है, पढ़वा। Do you know that Pakistan Supreme Court was manned by a Christian judge for 6 years? Not manned, it was headed by. Do you know that a Hindu judge had been the judge of the Supreme Court of Pakistan and remained even the acting Chief Justice for months together? Do you know that there was a Persian who remained the Chief Justice of Pakistan Supreme Court? We do not know. We only know. जब यहाँ पे शायद आपने कहा पाकिस्तान का नाम तो दो देश होता, पाकिस्तान, मुसलमान, कारगिल, एक दो और बातें कह रही, 2-3 तो मुझे याद है, और आप देशभक्ति की कविता लिख दो 1 मिनट। लेकिन हम जानते कितना है, हम अपने पड़ोस के बारे में जानते। यहां से लाहौर या इस्लामाबाद उतनी दूर नहीं है जितनी दूर केरला है, हम उसके बारे में जानते क्योंकि हमने, पंजाबी एक शब्द बोलते हैं, धरती दी हिक दी लकीरां मारती। वी हैव, मतलब हमने रेखाएं खींच दी हैं पृथ्वी की छाती पर और कह देते हैं कि इस तरफ दूसरी दुनिया है। सच उधर भी वही है, इधर भी वही है, सभी तरफ हम एक जैसे लोग हैं, एक दूसरे को जान तो लें। चलो राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल किसी भी कारण की वजह से हम लोगों ने अलग अलग देश बना लिए होंगे, हजारों कारण रहे होंगे, लेकिन क्या हमें एक दूसरे को समझ रहे? आपने सबक ले सकते हैं, हम इंडिया के लोग, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, हम सबक ले सकते हैं पाकिस्तान के इख्तियार चौधरी से कि जो आदमी वाज अपॉइंटेड बाय द बैन वाज अपॉइंटेड बाय whom? बाय मुशर्रफ। और क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि बाकियों ने कसम लेने से इनकार कर दिया था कि हम मिलिट्री रूल वाली पीसीओ जो भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उसने लागू किया था उस समय अपॉइंट किया। और व्हेन ही स्टार्टेड फॉलोइंग द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ, मुशर्रफ कॉल्ड हिम कि आप ये गलत कर रहे हो। उसने कहा यही होगा, मुशर्रफ के सामने बोलना यही होगा। और जब उसने कहा यही होगा, यू आर हियर बाय डिसमिस्ड एंड देन द पाकिस्तान सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। 40-50 लोग मारे गए थे, वकील सारे सड़कों पे थे,
पाकिस्तान की 4 महीने बाद अल्टीमेटली ही वाज रीइंस्टेटेड। दिस इज हाउ द पाकिस्तान कैन टेल अस द इंडिया पाकिस्तानी पीपल स्ट्रगल और पाकिस्तान चीफ जस्टिस स्टोरी और प्रेरणा, जो भी उसका मोटिव, आप वहां से मोटिवेशन ले सकते हो। आपके पास यदि मोटिवेशन लेने के लिए अम्बेडकर आपको पसंद नहीं है, यदि मोटिवेशन लेने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हमें आप ये देखो कि हम कितने प्रेजुडिस होते हैं। हम अपने विचारों के आसपास कितने जाले बुन लेते हैं और उन जालों में से जाने की कोशिश करते हैं। जब इसको ऐसे करके देखने में साफ दिखाई देगा तो उसको देखने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो हमारे देश में एक बात लास्ट की मैं कहता हूँ, मैं ज्यादा लंबा हो गया, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ अपनी बात है पॉजिटिवली नेगेटिवली बोथ वेज। तो मेरा ये बस तो इसलिए मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि ये जो चैलेंज है ना इंडियन जुडिशरी के सामने, ये बहुत बड़े चैलेंज है और इस चैलेंज को निपटना जो है ना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी, पहली बात जो हम ये कर सकते हैं, हमें पहले एक चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए। हम जब जितनी में बातें करी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देश बर्बाद होने वाला है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Had there been no Keshwanand, there would have been no nation as secular India today. आप थोड़ा सा उसका ध्यान करना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये केशवानंद भारती की वजह से, और we who oppose the केशवानंद भारती, not the present day establishment, the then establishment। आप ये देखो, हम फ्यूचर नहीं देखते। यदि केशवानंद भारती ना होता तो आज ये देश सेकुलर इंडिया नहीं होना था। जितनी मेजोरिटी से हमने हमारी सत्ताएं सौंपते हैं लोगों को, उसकी वजह से। तो इसलिए इस देश ने, यदि मेनका गांधी के केस में उस समय की सरकार के खिलाफ जा सकती है, केशवानंद भारती के केस में उसके खिलाफ जा सकती है, और जिसकी वजह से ये देश बचा हुआ है, उस देश को बचाने के लिए जो जजमेंट थी वो उसी दिन हमें चुनती थी। हम ये कह रहे थे, वी आई वृंदरपाल सिंह एंड द पर्सन्स हु आर नॉट लंबरदार ऑफ सेकुलरिज्म, they used to say कि ये क्या है, parliament has supreme power, we can do it। those visionary of the nation who manned the supreme court at that time saved the nation till date। and आपका क्या काम है? सिर्फ हमें क्या काम, हमें सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना काम, छोटा सा काम जो आपने हमारे लेवल पे करना है। हम एडवोकेट नहीं है, हम बहुत ज्यादा पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी नहीं है, हम मैडम आरफा खानम शेरवानी भी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, हमारे विश्वास नहीं, हमें लड़ना नहीं आता, हम बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश बचाए, उसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें मर्सिडीज वाला बंदा ज्यादा पसंद आएगा, हमें सत्ता में बैठा हुआ बंदा ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें बहुत बड़ी पावरफुल एमएलए मिनिस्टर अच्छा लगेगा। हम देखेंगे इस तरह कि ये मर्सिडीज से उतर रहा है, ये जगुआर से उतर रहा है या मारुति से उतर रहा है। हमें अपने में यदि इतनी भी तब्दीली करने की, हम उन जो सत्तावान लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उनको सम्मान देना थोड़ा सा कम कर दे और ऐसे लोगों का सम्मान बढ़ाना शुरू कर देना समाज में, तो लोग ऐसा बनना चाहिए।